प्रोग्राम मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हुकूमत सियासी हंगामों में उलझी हुई मगर कुदरती आफात से निपटने की तैयारी का कुछ पता नहीं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आफात से निपटने के लिए कमीशन बनाया गया, लेकिन 2018 से अब तक एक भी इजलास नहीं हुआ। शायद आज किसी को यह भी मालूम नहीं कि इस कमीशन में किसका क्या किरदार है। एक तरफ मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंज और दूसरी तरफ कागजों में मौजूद इदारे और कमीशंस कारकर्दगी सिफर। इस संगीन सूरत हाल पर करेंगे तफसील से बात। सियासी महाज पर इमरान खान ने पार्लियामेंट के लिए ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिए। सेनेट में आजम स्वाति और कौमी असम्बली में महमूद अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर आगे लाया गया। साथ ही माफी की बाज़गश्त भी तेज। सवाल यह है कि माफी क्यों जरूरी समझी जा रही है और किस नौयत की माफी की तवक्को की जा रही है, इस पर करेंगे गुफ्तगू। अदलिया के अंदरूनी मामलात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स पब्लिक होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को खत लिखा। इस खत में आखिर क्या है, इसकी तफसील भी आज प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। कराची बारिश के दरगे में, दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेरे आब, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली गुज़श्ता 24 घंटे से गायब, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कराची के अवाम किस हाल में हैं, इस पर भी होगा आज के प्रोग्राम में तबसरा। और आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन जो एक ये जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि ये 2010 के एक्ट के तहत बना और इसका इजलास 2018 में लास्ट हुआ था। जबकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मामले में पाकिस्तान वल्नरेबल मोस्ट ममालिक की फहरिस्त में मेरे ख्याल से ऊपर ही कहीं आता है। इसके बावजूद, ये कमीशन होने के बावजूद ना कोई इजलास है, ना कोई कारकर्दगी है। ये क्या है जी? मौसमियाती बहरान से इस वक्त मुल्क गुजर रहा है। अभी ये मामला चल रहा है। ये 2 दिन के अंदर 90 लोग हलाक हो गए हैं और पिछले चंद हफ्तों के अंदर 750 के करीब लोग मारे जा चुके हुए हैं। और अमलाक का नुकसान, गांव के गांव जो हैं बुनेर में, वो बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से गायब हो गए हैं। और ग्लाफ्स चल रहे हैं और लैंडस्लाइडिंग है, फ्लड्स हैं। केपी के अंदर तूफ़ान आया हुआ है। कराची के अंदर 2-3 दिन से बारिशें चल रही हैं और पूरा कराची जो है ना वो डूबा हुआ है, बिजली है। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा है जिसने ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो वो इदारा जो कि जिसको इंचार्ज है, जो कि इसको देखना है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन जो है, ये बड़ी खौफनाक एक रिपोर्ट आई है कि, और ये सरकारी रिपोर्ट है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्ट आई है कि वो कितना गैर फाल है और वो अपना काम ही नहीं कर रहा। अभी मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर के आज बड़े भाषण चल रहे थे कि यूं कर देना चाहिए, यूं करना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर की अंडर सुपरविजन ये इदारा है और ये खौफनाक है कि इतना बड़ा, और ये कई सालों से चल रहा है। 2022 के जो फ्लड्स थे उसके अभी तक कॉन्सिक्वेंस चल रहे हैं और हर साल 73 से ये बढ़ता जा रहा है। और ये सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है ना वो अपनी सियासी मामलात और अपोजिशन को ठोकने के अंदर ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आ रही है। मगर ये जो भी आपने इब्तिदाइये में ज़िक्र किया कि 2018 से अब तक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन का आज तक इजलास ही नहीं हुआ। 2018 7 साल हो गए हैं, इसका कोई इजलास नहीं हुआ। और ये लाजमी है कि NDMA का जो एक्ट है 2010 कि हर साल इसका इजलास बुलाया जाना ज़रूरी है। शोर मचाया जाता है कि जो दुनिया भर में ये आलमी मसला है मौसमियाती तब्दीली का और ख़ित्ते में, और पाकिस्तान बड़ा वल्नरेबल है। और भाई साहब हर साल इसका इजलास तो कराएं ताकि देखें क्या मामलात हैं, क्या हमने करना है, पिछले साल की क्या परफॉर्मेंस थी, कहाँ लैप्सेस हैं, कैसे इम्प्रूव किया जाना चाहिए। मेरे लिए ये शॉकिंग है खबर कि ये 7 साल से इसका इजलास ही नहीं हुआ। और इसी के अंदर जो उसकी रिपोर्ट आई है कि सैलाब, ज़लज़ले जैसे सानियात जो हैं, इमदादी सरगर्मियों की नाकामी की वजह से कमीशन का इजलास नहीं हो सका और कमीशन की गैर फ़ालियत से नेशनल प्लान की मंजूरी मुसलसल मौखर होती रही।
कि इसका जो है एक नेशनल प्लान बनना था, कि आप पॉलिसी बनानी थी कि आपने इसको कैसे डील करना है। और ये जो अमवात का भी 750 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, और पूरे मुल्क के अंदर आप देख लें तुर्खम से कराची तक एक तूफ़ान आया हुआ है और लोग डूबे हुए हैं, और नेशनल प्लान इसलिए नहीं बन रहा कि उसकी नेशनल एक मीटिंग नहीं हो पा रही। ये मेरे लिए माइंड शॉकिंग है ये। और वो कह रहे हैं कि जनाब ये वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कमीशन का इजलास बुलाया ना जाना मुजरमाना गफलत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की सरकारी रिपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर को इल्ज़ाम ठहरा रही है कि ये इदारा उनकी निगरानी में चल रहा है। वो जाके अपनी फ़ोटो ऑप्स कर रहे हैं और वो मीटिंग्स दिखाई जा रही हैं, और सुबह से प्राइम मिनिस्टर का चल रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर बड़ी फुर्ती से है। और मेरे भाई अब अपनी जिम्मेदारी तो पहले निभाएं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप इसका इजलास बुलाएं और इसके ऊपर नेशनल प्लान बनाएं। प्लान ही नहीं बन रहा और 7 साल से इसकी मीटिंग नहीं हो रही। मज़ीद सुन लें इसकी, उन्होंने वो कह रहे हैं कि NDMA ने इजलास बुलाने की 12 समरियाँ भेजी, अमल दरामद ना हुआ। यानी NDMA भेज रहा है, PM हाउस से वो उसकी कोई वो रिस्पॉन्स नहीं है। और इसकी अदम फ़ालियत से इमदादी कार्रवाइयों में बद इंतज़ामी बढ़ी हैं कि ये आपको याद होगा 2022 के फ्लड के बाद यूनाइटेड नेशंस की तरफ हमें काफ़ी एक फंड्स दिए गए थे, वो लैप्स हो गए, हम उसका ना तो इस्तेमाल कर सके, इसलिए काफ़ी सारे फंड्स हमें मिले भी नहीं। अब पता चल रहा है वो तफसीलात क्या हैं। 2022 के तबाकुल सैलाब में 3 करोड़ 30 लाख मुतासर हुए थे और 8 लाख अफराद बेघर हुए। NDMC का किरदार कहीं दिखाई नहीं दिया, ये भी ये रिपोर्ट कह रही है। और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पर पॉलिसी, बजट और निगरानी बगैर इजलास कैसे मुमकिन है। कि वो कह रहे हैं कि जब आप इसका इजलास नहीं बुलाते, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे नहीं बिठाते, तो कैसे आप अपनी इंतज़ामिया को कह सकते हैं ये करें वो करें। पॉलिसी गाइडलाइंस ही नहीं हैं। और ये उन्होंने अब सिफारिशें दी हैं, तरला ही किया है कि खुदा के लिए इसका वो कर लें। पर मेरे लिए ये पढ़ के जो है कि हमने 3 दिन से तमाम इस वक्त पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी आफत है और लोगों की जो अमवात हैं और अमलाक का जो नुकसान है, पूरा पाकिस्तान पानी के अंदर डूबा हुआ है और इसके ऊपर बहस हो रही है। मगर एक बुनियादी चीज़ जो है, एक सेंट्रल जो उसके लिए इदारा है उसका इजलास नहीं हो रहा, पॉलिसी नहीं बनती। अगर थोड़ा सा आप इस पे भी थोड़ा सा जिक्र कर दें कि इस कमीशन का हिस्सा और कौन कौन सी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं या ओहदेदारान हैं। मैं अगर आपको इसमें थोड़ा सा हेल्प कर दूं, रिमाइंड कर दूं, मैं इसका पढ़ देता हूँ। मेरे सामने ये पढ़ा हुआ है कि ये इसके अंदर जो है शैल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स ही शैल बी द चेयरपर्सन, वो है। उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन द सेनेट, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त जो है 10 साल कैद हो चुकी है। लीडर ऑफ द अपोजिशन द नेशनल असेंबली, उनको भी 10 साल कैद हो गई है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहीं नजर नहीं आ रहा, वो जो है मिनिस्टर फॉर हेल्थ, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल दी प्रोविंसेस ये हैं। ये आधी कैबिनेट को अभी हाल ही में तमगे दे दिए गए हैं और ये परफॉर्मेंस है कि ये जो पाकिस्तान मुल्क जिसको बताया जाता है कि दुनिया भर में वल्नरेबल तरीन है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़तरात हैं, और उसकी जो सेंट्रल एक ऑफिस है और जिसकी निगरानी प्राइम मिनिस्टर और आधी कैबिनेट करती है, वो 7 साल से उन्होंने इजलास ही नहीं बुलाया। इसमें ये नहीं है 7 साल में पिछली गवर्नमेंट भी शामिल आ जाती है, मगर अब पिछले 2-3 साल में 2022 से इसका स्केल बहुत बढ़ गया है। सो आप अपने मेहमान का तारुफ करवा दें, मैं चाहूँगा कि उनसे भी ज़रा इसके ऊपर ले लें। जी, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमैर नियाज़ी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नियाज़ी साहब, ये मेरे लिए तो बड़ा ये शॉकिंग है, आप भी सुन रहे थे कि आपके ये इल्म में था पहली बात, और क्या 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 कहेंगे इस पे? देखिए, हम पहली दफ़ा नहीं है इस तरह का डिज़ास्टर फेस कर रहे, ख़ास तौर पे 2022 का फ्लड, जिसके रीज़नेबल जो एस्टिमेट कहते हैं कि $30 बिलियन का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ था।
2007 से लेके अब तक जो है इसकी टोटल 5 मीटिंग्स हुई हैं। पहली जो है मीटिंग वो 2007 में हुई जब ये कानून बना, उसके बाद 2009 में, 10 में, उसके बाद फिर 2013 में 3 साल बाद, और फिर आखिरी मीटिंग जो इसकी हुई वो 2018 में हुई। तो 5-5 साल बाद, यानी मेरा ख्याल जब गवर्नमेंट के दरमियान में गैप आता है तो एक मीटिंग होती है, और अब 7 साल हो गए हैं ये मीटिंग ही नहीं हो रही, और उसकी वजह से नेशनल प्लान ही नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है कि आपका डिज़ास्टर का प्लान ही नहीं है। जब प्लान नहीं है तो उसके बाद हम ये रोज़ ही बहस करते रहते हैं कि फ़ॉल्ट क्या है। ऑफ कोर्स ये जो है एक कुदरती एक आफत है, ये एक आलमी हकीकत है, मगर क्या वफाक का कितना कसूर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या मामला हैं, इंतज़ामी मामला हैं जिससे मिटिगेट किया जा सकता हो। तो ये मेरे लिए ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, हज़म नहीं हो रहा कि ये इतना खौफनाक सूरत हाल है। तो आई होप कि इसको वो करेंगे, एनी मोर वर्ड्स ऑन दिस, कि 7 साल से ये नहीं हुआ। 7 साल से बेसिकली देखें ना, ये तो विल ही नहीं है ना इस तरफ से। हम देखें सियासत कर रहे हैं और तरह की, लोगों की वेलफेयर की सियासत हो तो फिर तो हम फोकस करें, हमारा डाउनवर्ड फोकस हो। देखें हम झगड़ किन चीज़ों पे रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं कि जी सूबों को फंडिंग जानी चाहिए। NFC के तहत अगर सूबों को हम जो है ना 57.5% दे देते हैं, बात है क्या हम वो इंश्योर करते हैं कि वो ज़िलों में स्पेंड हो? क्या वो हम एलोकेशन इस तरह की करते हैं कि इस तरह के डिज़ास्टर्स के लिए हमने कोई अमाउंट डेडिकेट की हुई हो? अब देखें इक्विपमेंट तक नहीं है। अगर देखें अब कराची अगर डूबा हुआ है, दोबारा से मैं कराची की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास पंप्स ही नहीं है वाटर को पुल आउट करने के लिए। बड़े डिज़ास्टर तो छोड़ दें, यहाँ कोई सुनामी नहीं आया, एक बारिश से ये हालात बन गए। फिर देखें टाउन प्लानिंग कोई नहीं है। अगर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आया है, बहुत सारी इंसानी गफलत का भी उसमें हाथ है। देखें जो इदारे होते हैं ये पहले से पिन पॉइंट करते हैं कि ये एरियाज़ हैं, यहाँ ट्रबल हो सकती है, यहाँ ज़्यादा पानी आएगा तो ये दुकानें रुकावट बनेंगी, ये होटल्स रुकावट बनेंगे, इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है। मगर हम उस तरफ फोकस ही नहीं कर रहे। हम लगे हुए हैं किस तरफ? हमारे यहाँ फोकस ये है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस मुल्क में किस तरह से करनी है, हुकूमत का टाइम पीरियड किस तरह से एक्सटेंड करना है। और जैसा आप अवार्ड्स की बात कर रहे थे, बस एक दूसरे को अवार्ड्स दे के, एक दूसरे को मुबारकबाद दे के हम खुश हैं। पाल, मैं इसके ऊपर बात करते रहेंगे। मैं ज़रा सियासत में भी करना चाह रहा हूँ कि आज PTI की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि सेनेट के अंदर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है आज़म सवाती साहब को, और नेशनल असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब को। आज़म सवाती तो आपकी अपनी पार्टी के हैं, तो लिहाजा कोई उसमें हैरानगी की बात नहीं है। ये महमूद खान अचकज़ई का जो फैसला किया गया है, क्या इसकी पीछे क्या सोच क्या है? अच्छा, फैसले का आज ही जिस तरह से सलमान राजा साहब ने डिस्क्लोज़ किया, उन तक पहुंची इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक मेरा अपना है कि मेरे ख्याल से खान साहब को भी जो है ना पूरा बताया नहीं गया कि जो अपोजिट सेनेट में और नेशनल असेंबली में अपोजिशन के होते हैं, इन लोगों ने स्टे लिया हुआ है। देखिए बुनियादी तौर पे हमारा झगड़ा क्या है? हमारा झगड़ा ये है कि इलेक्शन कमीशन ये नोटिफिकेशन कर ही नहीं सकता था। एक चलें सज़ा हो गई 10 साल की, उन्होंने किस तरह से अपने तयन कर लिया कि ये मॉरल टर्पिट्यूड की सज़ा, अगर किया भी उसका जिक्र नहीं किया, बग़ैर नोटिस के उन्होंने इन बंदों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया, फ़ौरन ही ये लोग चले गए पेशावर हाई कोर्ट ने स्टेटस को का ऑर्डर कर दिया। स्टेटस को ऑर्डर के बाद फर्दर कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकती थी, मगर स्पीकर नेशनल असेंबली ने और चेयरमैन सेनेट ने दोनों ऑर्डर्स को जो है ना आगे फर्दर मूव ऑन कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि नहीं कर सकते थे। अभी उसके ख़िलाफ़ भी इम्प्यून थी। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पर हम खुद अनाउंस करके अपने ही उस मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि PTI की तरफ से अभी महमूद खान अचकज़ई जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप कह रहे हैं कि नहीं है, या आप कह रहे हैं कि ये जो किया है ये फ़ैसला जो है दानिशमंदाना नहीं है? अभी ये टाइम नहीं है। मेरा ये है कि पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करने दें। उमर अयूब साहब की, शिबली फराज साहब की पटिशन्स मौजूद हैं। एक दफ़ा आ जाए फैसला, उसके बाद ये चीज़ को जो है ना डिसाइड भी हो सकता है। और देखें ये प्रोगेटिव रहेगा किसका? ये ऑपोजिशन का रहेगा। नंबर्स तो हमारे पास ही है ना, जिन्होंने साइन करके देने, जिसके पास ज़्यादा साइन होंगे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट होगा। मगर इस स्टेज पर ये तासुर, मेरे जो अपनी ओपिनियन है कि तासुर गलत जाता है कि हम अपने लोगों को जो है ना बीच दरिया में छोड़ रहे हैं। अभी उनका केस पेंडिंग है, हमें कुछ वेट करना चाहिए। ये एक आईनी और कानूनी बहस भी चल रही है कि ये पेशावर हाई कोर्ट ने शायद अपने जुरिस्डिक्शन से तजावुज़ किया है
कि पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है। रज़ा रब्बानी साहब का मैं देख रहा था, वो भी एकदम कई दफ़ा उनको जो है ना एकदम से बुखार आता है, कई सालों बाद आता है, तो वो उनका भी एक खत आया है कि जी ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर वो ये पेशावर हाई कोर्ट ये नहीं कर सकती थी। ये एक बहस भी चल रही है। नहीं, मगर बुनियादी तौर पे देखें बहस शुरू किससे हुई है। देखें 62-63 की इंटरप्रिटेशन है। देखें इलेक्शन कमीशन एक स्टीरियोटाइप ऑर्डर एग्जीक्यूटिव साइड पे कैसे कर सकते हैं किसी के बारे में, वो ऑर्डर उन्होंने किया बगैर सुने किसी को किया। आज तक इसकी कोई नज़ीर ही नहीं मिलती। या तो होता ना इलेक्शन कमीशन इन्हें नोटिस करता, जुडिशल साइड पे बुलाता, या इलेक्शन कमीशन के पास स्पीकर साहब की तरफ से रेफरेंस गया होता। 1-4 लाइनों का लेटर कर दिया क्यों, और सिर्फ हवाला दिया फैसले का और बंदों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये तो कहीं दुनिया में कहीं नहीं होता कि बगैर कंडेम आप अनहर्ड कर रहे हैं। और आपका आइन क्लियर है, आप खुद आइन को पढ़ें। आइन हर सज़ा पे आपको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कहता, वो सिर्फ चंद सज़ाओं पे। मॉरल टर्पिट्यूड की सज़ा होगी तो तब ही आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अब ये डिबेटेबल है कि आया जो अंडर टेररिज्म लॉ इन्हें सज़ा हुई है, ये मॉरल टर्पिट्यूड की डेफिनेशन में आती है कि नहीं आती। वो काफ़ी सवाल तो हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल को ये ओवरटर्न हो जाता है तो जब तक जो है अगर ये बाई इलेक्शन भी हो जाते हैं और ये सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा ना, मगर स्पीकर के लिए या चेयरमैन सेनेट के लिए तो ये है ना कि इलेक्शन कमीशन ने गलत या सही है, ये फैसला तो अदालत बाद में करेगी। अभी उन्होंने टेकअप किया हुआ है, मगर उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद ये करना है। ये आप बैरिस्टर भी हैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, उन्होंने बिल्कुल करना, मगर देखें उस नोटिफिकेशन की बेसिस ही इलीगल है ना। जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया इलीगल, उसी को इम्प्लीमेंट किया है स्पीकर नेशनल असेंबली ने, उसी को इम्प्लीमेंट किया है चेयरमैन सेनेट ने। जब एक नोटिफिकेशन की बेसिस ही नहीं है और उसको अगर पेशावर हाई कोर्ट इलीगल डिक्लेयर कर देती है तो सारा सुपर स्ट्रक्चर गिर जाएगा। नहीं, अगर फ़र्ज़ करें कि ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इनकी बहाल नहीं होते लीडर ऑफ द अपोजिशन भी, उनकी सज़ा जो है वो कलअदम करार नहीं दी जाती, तो ये उस सूरत में क्या आपके ख्याल में महमूद खान अचकज़ई का फ़ैसला अच्छा फ़ैसला होना था और क्यों? अच्छा, वो ये फिर डिफरेंट स्टोरी। देखें उस वक्त फिर मैं समझता हूँ कि हमें एक दफ़ा ओपिनियन अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की भी लेनी चाहिए। देखें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अलायंस में बैठना, देखें इत्तेहाद का हमने एक तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाई है, उसका हमने चेयरमैन बनाया है और उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं। अब ज़ाहिरी बात है कि विद इन पार्टी सवाल उठते भी हैं और उठ भी रहे हैं कि क्या एक सीट के साथ किसी को आप अपनी भाग दौड़ पकड़ा सकते हैं कि नहीं पकड़ा सकते। ये डिबेटेबल है और इस पर मैं फ्रैंकली एडमिट करूँगा कि पार्टी में अभी डिबेट चल रही है। मगर ये क्या दानिशमंदाना बात है कि पहले फैसला जो है अनाउंस हो गया है और अब जो है डिबेट चल रही है, अब टीवी के ऊपर ये डिबेट चल रही है या साइड लाइन्स पे ऊपर चल रही है। बाद में ये पीटीआई जो है पहले ही काफ़ी अंदरूनी मसाइल का शिकार है, मगर ये भी कोई अक्लमंदी की बात है। मुझे तो बस का केस लगे। असल में देखें पार्लियामेंट्री पार्टी तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी ना। इस केस 2 केसेस की मौजूदगी में था, सारों के जहन में यही था कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा, मगर क्योंकि कल इंस्ट्रक्शंस आ गई खान साहब की तरफ से, तो अब क्योंकि खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है तो सर आंखों पे हैं, वो तो पार्टी इम्प्लीमेंट करेगी। मगर जाहिर बात है जो अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हुए वो ज़रूर कन्वे होंगे खान साहब तक। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये फ़ैसला जो है ये कोई महमूद खान अचकज़ई का बहरहाल वो एक 1 मेंबर लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे इस वक्त, मगर उनका वज़न बहुत ज़्यादा है। उमर यूब जो हैं उनका वो कद काट सियासी नहीं रहा, फिर वे 2-3 पार्टियां भी बदल रहे हैं और 2-3 साल के अंदर जो है उन्होंने उस तरीके से अपोजिशन ना गौर खान साहब कैरी नहीं कर सके जो उनका बहरहाल महमूद खान अचकज़ई का एक नेशनल स्टैचर है। और उनके ऊपर जिस तरीके से ये दोनों आपके लीडर्स ऑफ द अपोजिशन, सेनेट के अंदर भी, नेशनल असम्बली भी, ये इनको 10-10 साल की हो गई। महमूद खान अचकज़ई के ऊपर हाथ डालते वक्त 100 दफ़ा सोचना पड़ता है।
अच्छा नहीं, हाथ डालने से हट के बिल्कुल वो एक एंगल हो सकता है, मगर देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो पिछली बैठक हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, उधर जो बात की गई है नेशनल डायलॉग की, मैं समझता हूँ कि एक जो उनकी पोजीशन है, उनका देखें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है नवाज शरीफ साहब से भी, दूसरे सियासी घरों से भी ताल्लुक़ है, वो एक चीज़ पिवटल हो सकती है कि अगर पीटीआई नेशनल डायलॉग वाली बात को सीरियसली ले रही है तो वो नेशनल डायलॉग को अगर वो चला सकते हैं तो वो शख्स है। मैं तो बस ये सवाल ही बंद कर दिया कि 2-3 साल से ये बार बार आ जाती है कि जी वो दोबारा वो जो है आजकल वाडा साहब की तरफ से लार्जली आ रही है कि जी माफ़ी दी जा सकती है, माफ़ी हो रही है, नहीं हो रही, कोई मांग रहा है, नहीं मांग रहा, क्या इस पे क्या पोजीशन है? देखिए उस पर तो खान साहब की बात है, अब जो आपकी भी ट्वीट आई है उससे भी यही ज़ाहिर होता है कि जुल्म की काली रात है, जितनी भी लंबी हो उस सूरज तो तलू होना है और इंसाफ का सूरज एक दिन तलू होगा। तो खान साहब तो अपनी पोजीशन पे डटे हुए हैं, उनकी तो पोजीशन आज भी वही है कि जितने मर्जी आपने इल्ज़ामात लगा लिए, फुटेजेस ले आएँ, साबित करें हमारे बंदे हैं, हमें सज़ा कबूल होगी, इससे कौन भाग रहा है। बात है कि आपने 9 मई की आड़ में कितना पीटीआई को डैमेज कर लिया। देखें बंदों से पार्टीज़ तक छुड़ाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, वो नहीं बना। खान साहब अपनी अंडर 16 टीम के साथ पूरा इलेक्शन लड़ गए, इलेक्शन लड़ के इलेक्शन के रिज़ल्ट पूरे उल्टा दिए, तो फिर वो उल्टा आपको वो रिज़ल्ट छीनना पड़ गया, बल्ले का निशान उससे पहले छीना गया, फिर रिज़र्व सीटें छीनी गई, मतलब इतना कुछ तो पीटीआई के साथ कर लिया। फिर जो वर्कर्स के साथ किया, जो अब रिसेंट टाइम में सजाएं हुए, वो सारा तो पीटीआई फेस कर रही है। तो जब ये सारा कुछ फेस कर लिया तो उसके बाद अब जो है ना, मैं नहीं समझता कि खान साहब की तरफ से कुछ किसी को मिलने लगा। सूरज तुलू होते होते पाकिस्तान का जो माजी में रहा हुआ है 10-11 साल भी कई दफ़ा लग जाते हैं ये भी एक हकीकत रही भी है। मगर खान साहब ने मैंने देखा कि बाई इलेक्शन के ऊपर जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। पहले वहाँ से ये हुक्म सादिर हुआ था कि वो नहीं लड़ना, अब वो पार्टी की लीडरशिप को कहा है कि वो फैसला करें, तो लचक वहाँ से आई है। तो महमूद खान अचकज़ई पे भी लचक रीथिंकिंग हो सकती है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए अभी ऐसा जो जनरली जो है ना, किसी को इस तरह ज़ात पे एतराज़ नहीं है, खाली मसला ये है कि इस वक्त पार्टी की इन इट सेल्फ ऑकवर्ड पोजीशन है ना। देखें उमर अयूब की अगर पोजीशन गई है या शिबली फराज की पोजीशन गई है, वो क्यों गई है? वो इसलिए गई है कि वो इमरान खान के साथ खड़े रहें। अब अगर कुछ लीगल स्टैंडिंग उनकी बकाया है, अगर कोई केस खड़ा है तो हमें कम से कम इतना तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं खड़े होते, हम उन्हें इस स्टेज पे बिल्कुल एक इम्प्रेशन दे दें कि हमने डंप कर दिया है या बिल्कुल ही भूल गए हैं, तो वो भी हालत है। जी मैं एक और जो बड़ा मेरे लिए एक हैरानकुन है कि पाकिस्तान बार काउंसिल, आप बैरिस्टर भी हैं, ये क्योंकि इसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो एग्जेक्टिव भी रहती है और रवायती तौर पे ये हमेशा हर हुकूमत के साथ ही चलती हैं और लॉ मिनिस्ट्री का इनके ऊपर बड़ा होल्ड है। और ख़ास तौर पे रिसेंटली तो इनकी जो इस तरह के अदालती निज़ाम की इनेतात के बावजूद भी है इनकी तरफ, मगर ये एक बड़ी इनकी तरफ से जो लेटेस्ट आई है प्रेस रिलीज़, मैं इस पर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जिसके अंदर बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये जो इंसादी दहशतगर्दी एक्ट में तरामीम को जो है मुस्तरद भी किया है। फिर उन्होंने कहा जी ये मुश्तबा अफराद को 3 माह हिरासत में रखने का इख्तियार आइनी हकूक़ के मुनाफी है और जो है लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट में मुजवज़ा तरमीम भी मुस्तरद कर दी है। मैडम आप भी मेरी अगर हेल्प कर दें, काफ़ी खौफनाक किस्म की इसके अंदर वो आई हुई हैं कि जी फौरी तौर पे तरमीम वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। और भी ये ज़रा इसके अंदर तफसील है काफ़ी जी। और इसके अलावा पंजाब में वकला के खिलाफ झूठी FIRs की मजम्मत की गई है। एलामे में कहा गया है IG पंजाब से बेबुनियाद मुकदमात वापस लेने का मुतालबा, बसूरत दीगर मज़ाहमत का ऐलान, जस्टिस रिटायर्ड ज़हूर अहमद शाहवानी के घर गैर कानूनी छापे की मजम्मत, CTD ने बगैर सर्च वारंट घर की हुर्मत पामाल की। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है बार काउंसिल का बारिशों सैलाब से जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। ये भी एक एडिशनल इनका कॉमेंट था, वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करें। बट ये मेरे लिए ये कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल का कि अगर ये मुकदमात वापस ना लिए गए तो हम मुज़ाहमत का ऐलान, बहुत बड़ी मेरे लिए तो हैरानी भी है और ख़बर भी है। आप कैसे देखते हैं इसे?
इसे जब मैं ऐसे में देखें, ये बार काउंसिल ये जाती हुई बार काउंसिल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त ये इलेक्शन के फ़ेज़ में है। जब इलेक्शन के फ़ेज़ में हो तो तब वही बातें की जाती हैं जो पब्लिक एट लार्ज को अपील करें। अभी पंजाब बार, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार, इन सारों के इलेक्शंस हैं और इनसे इन्होंने जनवरी में दोबारा से वोट लेने हैं, तो अक्सर नई बॉडी आनी है। तो इस वक्त तमाम आपको बार काउंसिल से अच्छी अच्छी बातें ही सुनाई देंगी। वो ये मैं समझ आ रही है कि एक जैसा कि अभी को सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो बड़ी उन्होंने भी कोई इनकलाबी तकरीर की, तो बाद में पता चला वो उनका आखिरी दिन था। तो वो आखिरी दिनों में इनकलाब जो आ जाता ये वो था। मेरे लिए वो भी हैरानी की बात थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने रिसेंटली जो है ओवरसीज़ की उन्होंने बात की कि जी जो ओवरसीज़ हैं उनके अदालती बड़े मसाइल चल रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है उनको वो नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह जुडिशरी की तरफ से भी कई दफ़ा जो इस्लाहात की बात होती है, तो वो जो एक जुमला होता है अंग्रेज़ी का कि मिसिंग एलिफेंट इन द रूम जो है वो नज़र नहीं आ रहे होते। ये ओवरसीज़ के और मुज़ाफ़ाती मसाइल जो है ना वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। क्या आपके क्या नहीं, इसी तरह बिल्कुल देखिए, प्रॉब्लम को तो कोई देखना ही नहीं चाहता। अपने घर की प्रॉब्लम जो है ना वो किसी को नज़र ही नहीं आती। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट देख लें, सुप्रीम कोर्ट को अपना बैकलॉग नहीं नज़र आएगा, नीचे का नज़र आएगा। इसी तरह हाई कोर्ट्स अपने मामलात को ओवरलुक करेंगी, नीचे की तरफ देखेंगे। मगर ओवरऑल तब भी देखें, नीचे भी देखते रहें, ओवरऑल सिस्टम चल ही नहीं रहा। चाहे एग्जेक्टिव हो, जुडिशरी हो, हर तरफ ओवर रीच है, कोई भी अपना काम नहीं कर रहा। मसला यही है कि जब तक अपने काम पे हर कोई वापस नहीं आएगा ये सिस्टम नहीं चल सकता। आज वैसे अब तो जो है ना, पहले एक ज़माने में जो जजेस के एक दूसरे को खतूत लिखे जाते थे वो बड़ी ख़बर बनती थी। और हमारे जो बेचारे लॉ कॉरस्पॉन्डेंट्स जो हैं या रिपोर्टर हजरात हैं उनकी मांग बहुत बढ़ गई थी और हर टॉक शो का वो हिस्सा थे। आहिस्ता आहिस्ता उनको बेचारों को हमें भी और लोगों ने इरेलेवेंट, किसी को कोई उम्मीद ही नहीं रह गई किसी किस्म की। मगर फिर भी एक पुराने माजी के दराड़ में से खाता पब्लिकली हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग्स मिनट्स की जो है पब्लिक करने के मामले में सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर मख्तर ने चीफ जस्टिस याह्या इख्तियार को याह्या आफरीदी को एक ख़त तहरीर किया है। ये उसके मंदरजात जो है ना वो सामने आए हैं कि उन्होंने कहा जी हमने बतौर कमेटी मेंबरान 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फ़ैसला किया था, लेकिन कमेटी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए केस मुकर्रर नहीं किया गया। और उन्होंने इंकशाफ किया कि 31 अक्टूबर 2024 को बतौर कमेटी हमने फुल कोर्ट का फ़ैसला किया, जबकि 4 नवंबर को केस ना लगने पर दोबारा ख़त लिखा। तो उन्होंने शिकवा किया कि हमारे फ़ैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों नोटिस हमें नहीं दिए गए, बल्कि चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा, हालांकि ये मामला जुडिशल कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं आता। और मज़ीद उन्होंने कहा कि ये बेंच तश्कील का मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया, लेकिन उस वक्त ना कोई आईनी बेंच मौजूद था और ना ही आईनी कमेटी। अब ये चीफ जस्टिस साहब पे दो जो सीनियर जजेस रात के बड़ा सीरियस मैं समझता हूँ ये कमेंट भी है, इल्ज़ाम भी मैं तो समझता हूँ। बिल्कुल जी, देखें बुनियादी तौर पे देखें 26वीं आईनी तरमीम की क्रिएशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक किस्म की ना फुल कोर्ट बना के प्रोटेक्शन दे दी गई। अब देखें जो जिस चीज़ की क्रिएशन हो, क्या वो उस चीज़ को कभी कहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन के मुतसादिम है? इसीलिए उन दो जज साहिबान ने उस वक्त लेटर लिखा कि सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी को हल करें कि 26वीं आईनी तरमीम के मदरजात के तहत क्या ये चीज़ें बन सकती हैं। वो अगर उस वक्त पे उस स्टेज पे देख ली जाती हैं तो आज हम इस चीज़ को ना फेस कर रहे होते। अब देखें, अब खाली क्या है कि बेंच की कॉम्पोजिशन से आप जो करस्पॉन्डेंट्स की बात कर लेते, अब वो करस्पॉन्डेंट्स चलें टॉक शोज़ में ना नज़र आएँ, पर वो इस लिहाज से रेलेवेंट है, वो पहले से फ़ैसला बता देते हैं कि अब क्या फ़ैसला आएगा, किस तादाद से आएगा, कितने जजेस फॉर होंगे, कितने अगेंस्ट होंगे। बहरहाल ये 26वीं तरमीम के अभी तक जो है यही मसला हल नहीं हुआ, अभी तक नहीं उसका फ़ैसला आ सका।
तो अगली तरमीमों का जो है वो हमें पता ही नहीं चल रहा कि मुक्तदरा किधर है। कल का कहता है बहुत अच्छी है, दूसरा कह रहा है कि कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। जब हमें वो उनकी तरफ से फैसला होगा तो हम भी उसके ऊपर ओपिनियन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमारे लिए वक्त निकालने का। जी, और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ बात करेंगे कराची की सूरत हाल की डिटेल से और क्या हो रहा है आगे आने वाले दिनों में, किस तरीके से प्रेडिक्शंस को लिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटे जो हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए भी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। एक जामा प्लान की ज़रूरत है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम बात करेंगे कराची के हवाले से। जो कराची में इस वक्त हालात चल रहे हैं, ना बिजली है, ना इंटरनेट है, बारिश हो रही है और बारिश से जो शहरियों की ज़िंदगी है वो जिस अजाब से वो दो चार हैं, उसका अंदाज़ा ज़ाहिर है तभी लगाया जा सकता है जब ख़ुद कराची में हो और देखें कि क्या हो रहा है। और मज़ीद भी सिचुएशन जो है वो वर्स्ट होती जा रही है। अगले कहा यह जा रहा है कि मेरे ख्याल से कल जो है वो तमाम तालीमी इदारे वगैरह भी बंद रहेंगे। आमिर साहब, ये जो तमाम तर सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कराची में, इस पे इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी, वो कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हर साल न्यू नॉर्मल जो है ना वो होता जा रहा है। पिछले 2-4 साल से ये सिलसिला जारी था कि कराची में थोड़ा पानी भी बारिश होती थी तो सारा कराची डूब जाता था। इस दफ़ा तो बारिश भी टका के हुई है, मगर जो है वो पिछले साल भी हमें ये यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि जी सब मामला ठीक कर लिए, नाले साफ़ हो गए हैं और अब क्या इस दफ़ा जो है कंट्रोल किया जाएगा। मगर इस दफ़ा जो देख रहे हैं जो है हालात जो हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से, अभी भी वही देखा हमने। फारूक सत्तार वो रेडी पे चढ़ के वो कह रहे थे जी, वो कर रहे थे। टसोरी साहब जो है वो स्टेज से थोड़ा सा शुक्र है नीचे आए हैं, मेयर साहब भी नज़र आ रहे हैं। पर मेरा ख्याल है वहाँ की सूरत हाल का फैजुल्ला से पूछते हैं, ज़रा हमें समझाएं फैजुल्ला खान कि इस वक्त कराची की क्या पुरसान हाल है, क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए, जो कराची की सूरत हाल है बारिशों के बाद जो मामलात है, आप अगर कोई 50 साल पहले के अखबार उठाएंगे तब भी कमो बेश आपको इसी तरह की खबरें मिलेंगी, लेकिन सूरत हाल इतनी बदतरीन नहीं होती थी। और जो पूरे मुल्क में एक फिनोमेना है पानी के रस्तों में घर बनाना, तजावजात कायम करना, वही सिलसिला एग्जैक्टली कराची में भी मौजूद है। यहाँ पर जो शहर में वो मौजूद नाले थे या वो नदियाँ थी जो कुदरती, जो लियारी नदी थी, मलीर नदी थी, इसके अलावा तीनट्टी शुरू करने वाली नदी थी। और ये वो नदियाँ थी आमिर साहब, कम से कम 30 साल पहले तक या उससे पहले तक लोग यहाँ पर बाकायदा नहाते थे, यहाँ मछली का शिकार होता था। यानी ये बड़ी हैरत की बात है। और उनके जब रास्ते बंद कर दिए गए, वहां पर तजावजात कायम कर दी गई, तो वहां पानी के जितने भी कुदरती रास्ते थे वो बंद हो चुके थे। और कराची में भी ऐसी सोसाइटीज कायम की गई हैं, ऐसे घर बाकायदा बनाए गए हैं, पूरी पूरी बस्तियां कायम हैं जो कि नदी नालों का रास्ता रोक कर बनाई गई है। तो उसका एक नतीजा फिर ये निकलता है कि जब भी बारिश होती है तो पानी को अपना कोई रास्ता नहीं मिलता। ये एक मामला है। दूसरा एक इशू ये है कि कराची के हवाले से समझने की जरूरत है कि बैक वक्त कराची का इंतजाम एक इदारे के बजाय कई इदारों के पास है। यानी KMC के मातहत है कुछ जगह, कुछ सूबाई हुकूमत के पास है, कुछ वफाकी हुकूमत के पास है, कुछ कैंटोनमेंट के पास है। 8 से 10 एजेंसीज हैं जो कराची के इस तरह के मामलात को कंट्रोल करती है। गो के KMC का उसमें ज्यादा हिस्सा है, लेकिन एक रोड ही आपको मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके मातहत मिलेगी। शारा फैसल के भी इसी तरह का मामला है। तो जब ये सूरत हाल है कि अब तक इतने अरसे में इस बात का तयन नहीं हो सका कि ये सारे इंतजामी मामलात सिर्फ एक मेयर के पास होंगे, वो जो इख्तियारात उस तरह से तकसीम है इंतजामी हवाले से, उसने मसला पैदा किया। दूसरा एक इशू ये है कि 18वीं तकसीम में सबसे अच्छी चीज ये हुई थी कि जो वसाइल की तकसीम थी वो सूबों के पास तो आ गई, लेकिन सूबों से आगे अजला में उसको जिस तरह से तकसीम होना था उस पे अब तक कम से कम सिंध की हद तक अमल नहीं हो सका है। यही वजह है कि बल्दियात का निज़ाम भी कमजोर है। इस वक्त भी सिचुएशन ये है कि मेयर तो चूंकि पीपल्स पार्टी से है, लेकिन अगर इनकी जगह किसी और जमात का मेयर होता तो उसके लिए और ज्यादा मुश्किलात होती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत सारे इख्तियारात
अभी भी सूबाई हुकूमत के पास है, क्योंकि मेयर साहब और जो सूबाई हुकूमत है वो एक ही जमात की है, तो वो दोनों आपस में कुछ कोऑर्डिनेशन करके चीजें कर लेते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे ये मसला मौजूद है। यानी सिर्फ आप शारा फैसल को ले लें, हर बार बारिश होती है और हर बार वही एक मकाम है नर्सरी का और उससे आगे का, वहां पर पानी भर जाता है। यानी इतने बर्फ में सिर्फ उसी का इंतजाम नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तो आमिर साहब मैं आपको बताऊं बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मगर एक आपने बड़ी अहम बात की है कि माजी में ये अक्सर शिकायत सुनते थे कि जी MQM होती थी तो वो कहते थे देखें ना जी हमारे पास सूबाई हुकूमत नहीं है, या पीपल्स पार्टी कुछ शिकायत करती थी। अभी तो मेयर भी कराची में उनका अपना है, उसके बाद सूबाई हुकूमत भी अपनी है, वफाक में भी उनकी हिमायत याफ्ता गवर्नमेंट है, तीनों टीयर्स जो हैं उनके हैं। और पिछले 55 साल में कम से कम जो है 40 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। अभी तो बहाना भी नहीं कि कोई रह गया। आमिर साहब, बहाना तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए, कराची में मुसलसल पीपल्स पार्टी का, यानी सिंध में हम बात करें तो 17वां बरस है इक़्तिदार का, यानी 17वां बरस तो ये इस दफा जो है ना जो चल रहा है, मगर मैं 1970 से शुरू करूं तो वो कुछ 40 साल में हिसाब लगा रहा था तकरीबन बनते हैं इनके। बिल्कुल, वो तो विफाक में मुख्तलिफ उसमें हुकूमत रही है और इस वक्त भी विफाक में भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है और सूबे में तो खैर है, बल्कि दूसरे बलूचिस्तान वगैरह में भी है। लेकिन इशू ये है कि कराची के हवाले से एक चीज और समझने की जरूरत है कि यहाँ पर काम क्यों नहीं होता। देखिए, कराची सोने की कान है, काम की जगह नहीं है। और एक इसमें इशू ये है कि बड़ा, यानी एक दिलचस्प बात की जाती है कि यहाँ के सरकारी जो महकमों के लोग हैं, वहाँ काम करने वाले जो सिविक इदारों से मुताल्लिक है खास तौर पे, उनको तनख्वाह इस बात की दी जाती है कि वो काम न करें, और काम करने के लिए वो क्या करते हैं, क्या लेते हैं, ये आपको मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा मंसूबा ऐसा नहीं है कि जिसको आप पेश कर सकें कि पिछले कोई 16-17 साल में, अगर हम इसी की बात करें, नहीं माजी को हम हटा दें कि चले माजी में तो ये होता था कि 2-2.5 साल हुकूमत रही, चलने नहीं दिया गया, लेकिन ये जो 2008 से 2025 तक का मामला है, इसके एक पूरा तसलसल है। तो उसमें एक ऐसा मंसूबा नहीं है जिसको मेगा प्रोजेक्ट आप कह लें कि जो यानी सबसे में मुकम्मल किया गया, और रेड लाइन वगैरह अब आकर कुछ अर्सा पहले शुरू की है, और वो जिस तरह शुरू हुई है उसने अलग तरह की एक सूरत हाल क्रिएट कर दी है। अब आप ये अंदाजा करें, जो कल बारिश हुई जिसमें कई घंटों तक लोग फंसे रहे, यानी आप अंदाजा करें कि उसमें यूनिवर्सिटीज के जो तलबा थे, डाउ यूनिवर्सिटी के और दीगर जामियात के, उनको छुट्टी दी गई, और छुट्टी के बाद जब वो निकले उसके बाद वो फंस गए, तो वो स्टूडेंट्स जो थे, तलबा और तालबात 10-10 घंटे तक फंसे रहे, और उसके बाद कोई सुबह पहुंचा, कोई रात 2 बजे घर को पहुंचा, यानी एक अजीब सी पैनिक सिचुएशन थी। और दूसरा, यानी अवाम की सतह पर एक चीज जो मैंने नोट की, मैं कल सारा दिन सड़कों पर था, मुख्तलिफ जगहों पर मैं रिपोर्टिंग करता रहा, एक इशू ये होता है कि लोग बैक वक्त निकल पड़ते हैं। देखिए, एक तो एक इंतजामी मसला तो अपनी जगह मौजूद है, अब जब वो इतने सारे लोग एक साथ निकलते हैं और पानी मौजूद होता है, तो ये दोनों चीजें मिलाकर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देती हैं कि उसके ऊपर जो है ना काबू पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहता। ये कराची में शारा फैसल पर आप जाएं, एक नाता खान ब्रिज एक आता है, बड़ा मशहूर एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है। आमिर साहब, कितनी तकलीफ की बात है, आप अखबारात उठाकर देख लें, आप जायजा लें, हर 3 महीने के बाद उस ब्रिज में एक गढ़ा होता है। यानी यार ये कोई मजाक है, हर 3-4 महीने बाद उसमें एक गढ़ा होता है, और उसकी वजह से वो रोड जो है ना बहुत बुरी तरह से मुतासिर होता है। और अभी भी वो जो उसका मुतासिर होना था वो अपनी जगह था, उसके बाद ये बारिश भी हो गई और पानी अभी तो आज सुन रहा था मैं कि कट्टी पहाड़ी के ऊपर से भी पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त जो है ना गिला करते हैं कि जी हमने वहाँ पे जो है ना जो है शहद और दूध की नहरें बह गई हैं, मगर आपका तासुब है, आप हमारी तारीफ नहीं करते। तो मैं ये तारीफ करना चाहता हूँ कि वो कहते थे हमने पेरिस बना दिया, पेरिस तो नहीं, वेनिस ज़रूर बन गया है कराची। और ये मैं ज़रा मजाक नहीं कह रहा, ये अब बताया जा रहा है कि कराची में लोग समझ रहे हैं अब जो ख़ास तौर पे जो उमरा तबका है, शराफिया वगैरह में, वो के घर में गाड़ी के अलावा एक कश्ती भी ज़रूरत है। आप कह रहे थे कि मैं सारे कराची फिरता रहा हूँ, तो आप कश्ती में फिरते रहे हैं, किस तरह फिरते रहे हैं?
बस आमिर साहब, आपको पता है रिपोर्टिंग इन सारी चीजों का तो एक जमाने से आ गई है, तो हम कहीं पैदल, कहीं मोटर बाइक पर, कहीं गाड़ी पर, और फिर उस सारी सिचुएशन को देखते हुए हमने इसको कवर किया, क्योंकि हमारा तो काम ही वो रिपोर्टिंग का होता है, आपको मुझसे ज्यादा अंदाजा है, तो हम अपना वो बचाव तो कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोगों की सूरत हाल हमने देखी, जिस तरह गाड़ियों में फंसे हुए लोग थे, यानी उस कैफियत को बयान करना मुश्किल है। उसी का ये नतीजा है कि आज जो था शहर में रश न होने के बराबर था। यानी जो कल गुजरा लोगों ने जो एक खौफनाक उनका तजुर्बा था, तो उससे उन्होंने यही नतीजा खुद किया कि आज लोग नहीं निकले, और कल के लिए भी वज़ीर आला ने तालीमी इदारों में ताबदीली का ऐलान किया है, और यकीनी तौर पर कल भी लोग नहीं निकलेंगे, क्योंकि जो ये कल जो कुछ हुआ गुज़िश्ता रात, वो यानी नाकाबिले फरामोश था। अब इसमें पीपल्स पार्टी के दोस्त नाराज भी होते हैं और वो कहते हैं कि तनकीद बराई तनकीद है, लेकिन ये कि बहरहाल ये एक जेन्युइन इशू है। इसको अगर आप 16-17 साल में इन चीजों को ठीक नहीं कर सकें तो सवाल आप ही से होगा। यानी सिंध के मामलात हो या उसके कराची समेत दीगर शहरों में जो भी इशूज हो, इसके ऊपर उन्हीं से बात होगी। अब इसके ऊपर किससे बात की जाए, ये तनकीद किस पे की जाए। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।